हमें बेवकूफ बनाने वाले नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हर युवा आज का ऊर्जावान है, हर युवा काम करना चाहता है। कि तुम प्रोटोकॉल खत्म करोगे, तुम युवाओं का कैरियर खत्म करोगे, तुम महिलाओं का जीवन खराब करोगे। इस उत्तराखंड में राज्य में महिलाओं का अपमान हो रहा है, युवाओं का अपमान हो रहा है। कोई इनकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, कोई लड़ाई। और मैं लड़ूंगी युवाओं की लड़ाई और महिलाओं की लड़ाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। द अदर साइड में आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी और राजनेता भावना पांडे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद मैडम। आप राज्य आंदोलनकारी रही हैं और अब आप राजनेता हैं, तो दिलचस्पी कैसे आई राजनीति में आपकी? देखिए, हम लोग 88 में मैं, जब आप लोग शायद पैदा भी नहीं होगी, मैं चली गई थी यहाँ से। मेरा पलायन हो चुका था गरीबी के कारण। और उसके बाद मैं दिल्ली गई। 94 में हम लोग आंदोलन में कूदे, जब हमको लगा कि राज्य बनेगा और हम लोग को नौकरियां मिलेंगी सरकारी, और हम लोग को आंदोलन कूद गए। और उसी बीच मेरे फादर की डेथ होने की वजह से परिवार का बोझ आ गया, जिसकी वजह से मैं राजनीति नहीं कर पाई। और राजनीति में मुझे बहुत ज्यादा शौक भी नहीं था। 93 में जिला अध्यक्ष कांग्रेस थी, और उसके बाद मैं परिवार को पालने के लिए बिजनेस में आ गई। और आज मैं उत्तर प्रदेश में माइनिंग है मेरी गवर्नमेंट के साथ, और मेरी 3 लीज चल रही हैं। और इसी बीच प्रकाश पंत जी जो मंत्री थे, वो मुझे 2018 में ले आए यहाँ। बोले कि भाई भावना, तुम उत्तराखंड के बच्चे हो, आंदोलनकारी हो, और उत्तराखंड आओ और अपने राज्य में काम करो। तो मैं जैसे आई मैडम, मैंने 6 करोड़ रुपया इस राज्य में जमा किया है, और आज भी जमा है। और सरकार में जब मैंने हालत देखी, और इनके पास एनओसी नहीं है। भाजपा राज्य की सरकार स्टेट में थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, ये लोग एनओसी नहीं लाए। जब कांग्रेस की सरकार स्टेट में थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, एनओसी लाए। इनको कुछ पता ही नहीं नेताओं को कि हमारे 350 करोड़ रुपए साल का नुकसान हो रहा है, आज रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो इनको एनओसी का पता ही नहीं है। मतलब मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ में रहते हैं, और हर नेता कैबिनेट मंत्री बनना चाहता है, हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाहता है, चाहे भाजपा के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो। मगर एक्चुअल में देखा जाए तो इनको कुछ नहीं पता। सारी नीतियां उत्तर प्रदेश की हैं, और हिमाचल की तर्ज पे भू कानून क्या, हर चीज में हिमाचल की तर्ज पे होना चाहिए। क्योंकि हमारा प्रदेश है हिमालयन प्रदेश है, 8 राज्यों की तरह हमारा हिमालयन, जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं, उसी तरीके से हमारा प्रदेश। और दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, जैसे झारखंड हो गया, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तरांचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो स्पेशल दर्जे में आते हैं। वो भी इन नेताओं को नहीं पता, जो कि उसमें भी भारत सरकार स्पेशल कोटे में पैसा देती है इनको। जब प्रदेश का ही पैसा ही खर्च नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद ये स्टेट से नहीं ला सकते, सिर्फ इनको तनख्वाहें मांगने के लिए मोदी जी से पैसे मांगेंगे, सरकार से। इनको सिर्फ सरकार से पैसे मांगते हैं। इन्होंने कोई क्रिएटिव नहीं है, मतलब क्रिएटिव लोग नहीं है। जो कि आज की तारीख में नेताओं को क्रिएटिव होना पड़ेगा, और उनके विजन क्लियर होने पड़ेंगे। हमारे जितने भी नेता हैं, फेसबुक के नेता हो गए, सोशल मीडिया के नेता हो गए। आज फेसबुक और सोशल मीडिया जो एक्चुअल है वो इन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि नकली फेसबुक, नकली आइडिया बना के इतना हाईलाइट, जो ऑलरेडी हमारी एक अच्छी मार्केट थी फेसबुक, अच्छी मार्केट थी सोशल मीडिया, जो आज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा अच्छा सोशल मीडिया माना जाता था। अब वो सोशल मीडिया को भी उन्होंने खत्म कर दिया। तो इसलिए इस राज्य में अब कुछ भी नहीं है, अब एक नया अध्याय शुरू करना पड़ेगा। एक हमने लिया उत्तराखंड राज्य लेने के लिए लड़ाई लड़ी, और आज उत्तराखंड बचाने के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो नया अध्याय, अब आप अपनी पार्टी बना करके शुरू करने वाली हैं। आपने अपनी पार्टी भी बना ली है जी। आपको आयोग के द्वारा परमिशन भी मिल गई है नाम को लेकर के, और अब आपने कहा है कि आप 70 विधानसभाओं में अपने उम्मीदवार उतारने वाली हैं। तो मतलब आपका मुद्दा यही है कि जो पिछली सरकारों ने नहीं किया, वो अब आप नए युवाओं के माध्यम से करना चाह रही हैं। देखिए, मैं युवाओं के माध्यम से जो करना चाहती हूँ, और निश्चित रूप से आज जनता त्रस्त है। युवा 12 लाख युवा हमारा बाहर है। आशा कार्यकर्ता है, भोजन माताएं, आंगनबाड़ियां, और उपनल कर्मी, और आप अशोक लेन में बच्चे देख लीजिए, 1000 बच्चे धरना। युवा बाहर हैं, और महिलाएं सड़कों पे हैं, और नेता घरों के अंदर हैं, या 5 स्टार में जाते हैं या घरों के अंदर दुबक जाते हैं। तो ये तो हमारे उत्तराखंड राज्य है, और हमारी देवभूमि को इन्होंने दैत्य भूमि बना दिया, और इस दैत्य भूमि को मुझे दोबारा से देवभूमि बनाना है। और निश्चित रूप से आज दोबारा से एक आंदोलन में शुरू कर रही हूँ, जो उत्तराखंड राज्य लेने के लिए हम महिलाओं ने आंदोलन किया था। और आज कई महिलाएं मेरे साथ, आपने देखा होगा 1600 महिलाओं को मैंने अभी 3 दिन पहले, मेरा मुख्यमंत्री आवास कूच था। इसी तरह उत्तराखंड की समस्त महिलाएं मेरे साथ हैं, और हम लोग एक उत्तराखंड राज्य को दोबारा से पुनर्निर्माण करेंगे। तो पुनर्निर्माण का जो मुद्दा है उसको लेकर के अब आप विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। जी जी जी। और इसलिए चुनाव, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी नेता हैं, महिलाओं को तो प्रधानी से ऊपर आने नहीं देते लोग।
प्रधान ही इससे ऊपर नहीं आने देते, किसी महिला को नहीं चाहते नेता बने। मैं महिलाओं को भी आगे करना चाहती हूँ, और मैं युवा लड़के जो पिछले 20 साल से इनका बस्ता ढो रहे हैं, वो बेचारे 4 साल तक 5 साल तक लाइन लगे रहते हैं, क्षेत्रों में काम करते हैं, सारे क्षेत्रों की, बाद में उनको टिकट नहीं जाती। कईयों के तो घर बिक गए, और कईयों के बिकने के तादाद पे है, और नेता सीट छोड़ते नहीं है। 80-80 साल तक देखिए इंदिरा गांधी जी ने सीट नहीं छोड़ी, ऐसी हरीश रावत 75 साल से ऊपर हुए, ऐसी बंशीधर भगत, ऐसी आपके क्या कहते हैं आपके सतपाल महाराज, जितने बुढ़े नेता ये सीट छोड़ते नहीं है। और कुछ ही अपने, कुछ नेता कहीं से खुद लड़ते हैं, कहीं से अपने बेटे तैयार कर लेते हैं। ऐसी यशपाल आर्या है, कहीं से खुद लड़े कहीं से बेटा, ऐसी विजय बहुगुणा है, कहीं से खुद लड़ेगा कहीं से बेटा। लेकिन जब अगर हम पार्टियों से इस बारे में बात करें कि जो आपके ज्यादातर नेता हैं वो 70 पार हो चुके हैं, अभी भी इलेक्शन में खड़े हो, तो उनका कहना होता है कि जो एक्सपीरियंस है वो पार्टी के काम आता है। लेकिन आप जो है वो युवा चेहरों को सामने करना चाहती हैं, तो युवा चेहरे एकदम नए होंगे फील्ड में राजनीति की, और उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, तो किस मुकाबले से लड़ पाएंगे वो? मैडम किस चीज का एक्सपीरियंस, इन नेताओं पर किस चीज का एक्सपीरियंस है? क्या आता है इन नेताओं को, बताओ जरा। है ये नेता सारे तो अधिकारी चला रहे हैं राज्य को, सारे अब वो चला रहे हैं, सारी नीतियां तुम उत्तर प्रदेश की, किस चीज का एक्सपीरियंस चाहिए चलाने के लिए? बेवकूफ बनाने का एक्सपीरियंस? हमें बेवकूफ बनाने वाले नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हर युवा आज का ऊर्जावान है, हर युवा काम करना चाहता है। अगर अधिकारियों ने ही अगर वो चलानी है, इनके कौन सी चलती है बताइए? चाहे त्रिवेंद्र सिंह सरकार हो, चाहे तीरथ सिंह हो, चाहे अपने धामी जी हो, चाहे हरीश रावत हो, कौन से इन्होंने अपने आप काम किए बताइए? ये सब तो अधिकारी चलाते हैं, और अधिकारी भी उत्तराखंड के लोकल नहीं रखते। आज कम से कम 20 अधिकारियों की इन्होंने प्रमोशन नहीं की है। 8 साल हो गए इनको, आप देखिए जरा, 8 साल से हमारे उत्तराखंड का पीसीएस प्रमोशन नहीं हुआ, जो आज सेक्रेटरी बन चुका होता, और आज 8 साल से पीसीएस की भर्ती नहीं हुई है। और जो सरकारी नौकरी भर्ती होती है वो ये यूपी बिहार के लोगों को भेज देते हैं 8 लाख 10 लाख में। हमारा युवा कहां जाएगा भी? नौकरी हमारे सरकारी हमारे युवाओं को नहीं मिल सकती। और इंडस्ट्री में तुमने 70% वो कर रखा है, लेबर प्रथा कर रखी है, हमारा युवा जाएगा कहाँ? हमारा युवा खत्म कर दिया इन्होंने, और आने वाले 20 साल में हमारे पास उत्तराखंड में युवा नहीं बचेगा। हम बता रही मैं, आज सारा 40 लाख हमारा उत्तराखंड का आदमी बाहर है, और 60 लाख इन्होंने बाहर से बुला लिए। अब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि जब पहला 2001 के अंदर जब चुनाव था, उस वक्त 15 लाख लोगों ने वोट दिया था, ठीक है, और आज 48 लाख लोग वोट देते हैं। भाई हमारा आदमी तो बाहर चला गया, तो ये वोटर आए कहां से? ये बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। ये नेताओं ने फर्जी वोट बना रखी है, और सारी फर्जी वोट जगह जगह झुग्गियां, नदी नाले, सब रोहिंग्याई, सब बांग्लादेशी, सब मोमडन, सब बसा के उनकी वोटों से ये राज्य प्राप्त करते हैं। इनको हमारे उत्तराखंड के लोगों की वोटों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से अगर उत्तराखंड के युवा और महिलाएं साथ दें, और हम ये दोनों जो 10 साल भाजपा और कांग्रेस दोनों, इनको हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आपका जो बार बार जो फोकस है वो युवाओं पर ही है, तो इस बार जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो क्या रहेंगे? बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम भावना पांडे, या फिर भावना पांडे बनाम अदर पार्टी? देखिए, भावना पांडे तो देखिए युवा और महिलाओं का चेहरा है। मेरी जनता कैबिनेट पार्टी जो है हर युवा की लड़ाई लड़ेगी, हर महिला की लड़ाई लड़ेगी। जो ये कहते हैं हमें एक्सपीरियंस, हमें नहीं चाहिए एक्सपीरियंस वाले। किस चीज का एक्सपीरियंस है तुम्हें? पब्लिक को बेवकूफ बनाने का? हमें बेवकूफ बनाने वाला नेता नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला नेता चाहिए, हमें वो युवा चाहिए। अगर ये बुढ़े कल, ये बताओ, ये नेता अगर कल चले जाए, आप जैसे इंदिरा जी हैं, इंदिरा जी चली गई, एक नेता नहीं बचा हल्द्वानी, और नेता पनपने नहीं देते। हमें युवा चेहरा चाहिए, युवा लोग चाहिए जो नया विजन दे सके, जो युवाओं के बारे में सोच सके, जो महिलाओं के बारे में सोच सके, जो अधिकारियों को कंट्रोल कर सके। क्योंकि ये कोई भी अगर ये कैबिनेट में पास करते हैं तो अधिकारी उसको फाइल फंसा देते हैं। ये उन अधिकारियों से, एक आध मंत्री को तो मैंने देखा कि अपने अधिकारी को सर बोल रहा है, तो किसी ने उससे कहा मजाक में, साहब आप सर क्यों बोल रहे हो प्रोटोकॉल के साथ? बोले यार सरकार तो आती जाती है, अधिकारी तो रोज रहेंगे। बताइए, ये तो हमारे उत्तराखंड का हाल है। और देखिए प्रोटोकॉल कैसे खत्म करते हैं। अब बताइए, स्पीकर साहब मुख्यमंत्री के घर जा रही है, प्रोटोकॉल खत्म। मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री के घर जा रहा है, प्रोटोकॉल खत्म। इनको कुछ मालूम ही नहीं है मैडम। आप किस चीज का एक्सपीरियंस कि तुम प्रोटोकॉल खत्म करोगे, तुम युवाओं का कैरियर खत्म करोगे, तुम महिलाओं का जीवन खराब करोगे। आज 1500 में भोजन माताएं कैसे काम कर सकती हैं? आज आशा कार्यकर्ता 2000 में काम कर रही है। क्या इस चीज का एक्सपीरियंस चाहिए? हमें नहीं चाहिए ऐसे नेता, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो आंगनबाड़ी 20 साल से 3500 7000 में क्या होता है? 7000 में, 7000 में तो ये नेताओं के लड़के बेल्ट पहनते हैं 6-7 की, और 3000 में क्या होता है? 2000 में आशा कार्यकर्ता 2000 की तो चाय पी जाते हैं। तो 1500 में क्या होता है? 1500 रुपए में तो ये टिप दे के आते हैं। तो ये नहीं चलेगा। अब इस उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का अपमान हो रहा है,
युवाओं का अपमान हो रहा है। कोई इनकी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, कोई लड़ाई। और मैं लड़ूंगी युवाओं की लड़ाई और महिलाओं की लड़ाई। तो कुल मिलाकर के अगर माना जाए तो आपके हिसाब से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है उत्तराखंड में। मैडम मेरे हिसाब से क्या अच्छी नहीं, हो तो आप भी जानती हैं। आप मीडिया में इसलिए कहना नहीं चाह रही है। देखिए सबको पता है, हर आदमी को पता है कि स्थिति ठीक नहीं है। आप बताइए कहां से स्थिति हुई। आज मैं कई सालों बाद आ रही हूँ, मैं अपने घर आती थी, एक सड़क से आती थी, एक सड़क चली जाती। जब मैं आज इधर घूमी हूँ तो मैं तो भूल गई हूँ उत्तराखंड, मतलब अपना शहर ही भूल गई, रास्ते भूल गई। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, कहां से आ गई है? ये सब बाहर का पैसा है, लोकल हमारे पहाड़ के आदमी का पैसा तो नहीं, सब बाहर के लोग इन्होंने बसा दिए। और उत्तराखंड मतलब भू कानून को लेकर के आप बात कर रही हैं? बिल्कुल, भू कानून तो निश्चित रूप से होना चाहिए, मगर ये नेता नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर नेता है ना, ये इतना पैसा इन्होंने लगा रखा है तो इनका तो पैसा कूड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये कभी नहीं चाहेंगे भू कानून, और हम चाहते हैं और शक्ति से चाहते हैं भू कानून। जब भू कानून की आवाज उठती है तो कोई ना कोई नया मुद्दा उठा देते हैं लोग कि भू कानून को दबाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड के अंदर भू कानून लागू होना चाहिए। भावना जी, आपकी जो छवि है वो काफी दबंग नेता के तौर पर मानी जाती है और आपके बयान भी काफी सुर्खियां बटोरते हैं। अभी आपने एक जो बयान दिया था प्यारी पहाड़न को लेकर के, उसके बाद सारी पार्टियां आपके विरोध में चली गई, क्या मुद्दा रहा वो? मैंने कहा ना, हमारे नेता तो अभी तो माफी मांगेंगे मुझसे, अभी तो इनको सुप्रीम कोर्ट का नोटिस दूंगी मैं। हम तो प्यारी पहाड़न नाम से गए थे सिर्फ, कि प्यारी पहाड़न एक होटल में नाम अच्छा नहीं है, कि कोई भी आदमी शराब पी के ओ प्यारी पहाड़न खाना दे कहेंगे तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं। उत्तराखंड की महिलाओं का अस्मिता का सवाल है और पूरे देश की महिलाओं का अस्मिता का सवाल है। आज प्यारी पहाड़न को लिखेगा, कल कोई प्यारी पंजाब में लिखेगा, कोई प्यारी जाटनी लिखेगा, तो ये सारे देश की महिलाओं का अपमान है कि एक रेस्टोरेंट जैसी जगह में कि महिलाओं को शराब पी के भी कोई आदमी, वो तो है नहीं कि भाई हमारा पहाड़ के आदमी उसे प्यारी पहाड़न में, उसमें प्लेन्स के आदमी भी जाएंगे, जाट भी जाएंगे, गुर्जर भी जाएंगे, उन्हें सब लोग इस तरह से प्यारी पहाड़न पुकारेंगे तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्यारी पहाड़न हम गए, वो तो हमें देवभूमि लेके गई वहां। उसके बाद जब उन्होंने हम पर झूठा मुकदमा बनाया, मैं तो धामी जी से कहना चाहती हूँ इतनी बड़ी गलती आपने करी है, और यही प्यारी पहाड़न आज मुझे न्याय देगी, और यही प्यारी पहाड़न आज भाजपा और कांग्रेस के बाहर कर। इनको मालूम ही नहीं है प्यारी पहाड़न के पीछे क्या चल रहा है। जब उसकी आप वेबसाइट में जाके देखना मैडम, वो जतिन लुथरा जो है वो क्या करता है, प्यारी पहाड़न कौन है? प्यारी पहाड़न हमारे पहाड़ की महिला है, सब प्यारी पहाड़न है, मगर उनको पुकारा नहीं जाता है कि कोई हम अपने घर के लिए प्यारी बेटी है, प्यारी बहन। कोई प्यारी पहाड़न क्या है ये, मतलब आप खुद सोचिए क्या है प्यारी पहाड़न। तो प्यारी पहाड़न है हमें वो है जो हमारी आशा गांव गांव में काम करे, सेवा करे, वो है प्यारी पहाड़न। वो थोड़ी प्यारी पहाड़न है जतिन लुथरा, जो कौन सी झप्पी नाइट, किस नाइट, डिस्को नाइट, क्या क्या नाइटें करता है आप देखिए उसकी वेबसाइट में। मतलब तो जो आपका मुद्दा था वो संस्कृति को लेकर के था कि इससे मैडम संस्कृति को लेके उसकी वेबसाइट में आप देखिए, जो जो नाइट है वो करता है, उसमें कहता है अगर लड़की सिंगल आएगी तो शॉर्ट फ्री, मतलब विस्की फ्री। तो तुम ये पहाड़ी पहाड़न के नाम पर तुम ये काम करोगे, ये तो हरीश रावत और किसको पता मुंह नहीं दिखा सकते कहीं, और धामी जी भी मुंह नहीं दिखा सकते कहीं। इन्होंने हम पे दो आंदोलनकारी, एक उत्तराखंड क्रांति दल की महिला अध्यक्ष और एक में आंदोलनकारी बेटियों पर इन्होंने मुकदमा बनाया झूठा, और इनको इसकी सजा जनता देगी। क्योंकि इसलिए कि भाई इन्होंने बिना देखे सुने हमारा कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, उसने नाटक किया उस लड़की ने, और नाटक करके वो गिरी नीचे, इस तरीके से हमें फंसाया गया। कोई बात नहीं, मैं तो देवभूमि से मैंने न्याय मांगा, मुझे मिल चुका है, और इनकी कहानी खुल चुकी है। और आज पूरे देश में इसके तार मिलते हैं राजकुंद्रा से, इसके तार मिलते हैं उमेश कुमार ब्लैकमेलर से, इसके जतिन लुथरा। ये क्या मतलब है प्यारी पहाड़न के पीछे? झप्पी नाइट, पप्पी नाइट, किस नाइट, डिस्को नाइट, क्या है ये? क्या है ये उत्तराखंड की प्यारी पहाड़न के नाम पर तुम क्या करना चाहते हो? तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, और सरकार से उम्मीद करती हूँ कि ये प्यारी पहाड़न का नाम तुरंत हटाया जाए। जो प्यारी पहाड़न को लेकर के आपने बता दिया, आप सुप्रीम कोर्ट से उनको नोटिस भी भेजने वाले हैं। हमारा जो शो है उसका नाम है द अदर साइड, तो हमने आपका वो दबंग वाला पार्ट तो देख लिया। अब हम आपसे जानना चाहते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। आप इतना व्यस्त रहती हैं, 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारियां भी जोर शोर पर कर रही हैं, ऐसे में अपने परिवार को वक्त कैसे दे पाती हैं? आपका एक बेटा भी, आपने पहले भी बताया मुझे। मैडम मेरा तो राजनीतिक परिवार ही नहीं है, मेरा तो परिवार उत्तराखंड है, यही मेरे भाई भतीजे, यही बहन सब, क्योंकि मेरे तो इसी में रम गई है। बहुत ही स्ट्रगल वाली कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। मेरा एक बेटा है, और जब जिस दिन ये केस हुआ उस दिन उस बेटे को मैं हॉस्टल डाल चुकी हूँ, और मैं कमर कस चुकी हूँ कि ये लोग इस तरह के फेसबुक के नेता हो गए, ये फर्जी मुकदमे बना रहे हैं। जब आज 2 बेटियों में फर्जी, तो अब मैं ये कसम खा चुकी हूँ, जैसे मैंने पहली बार कसम खाई थी सचिवालय में, जब सचिवालय में इतना कॉकस हो रखा था कि बाहर के लोगों का इतना वर्चस्व था, और पहाड़ के लोगों को अंदर घुसने दिया जाता था, और काम नहीं होते थे। इन्होंने हमारा सचिवालय में आना बंद किया, और आज दूसरा काम इन्होंने कर दिया। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं पार्टी बनाऊंगी, और उसी दिन डिसाइड किया था कि मैं अब सचिवालय में आके इस कॉकस को खत्म करूंगी। और आज मैं दोबारा कसम खा रही वही कि भाई इन्होंने मेरे पे मुकदमा बना के, आज मेरा एक बेटा है उसको मैं हॉस्टल डाल चुकी हूँ। अब मैं अकेले हूँ, सिंगल, और मैं अब मेरे परिवार के क्या, मैं तो जहां जाऊंगी हम तो वही हमारा परिवार है, जिस घर में जाऊंगी वही मेरा घर है।
जो जो जिस घर में रहूं वही मेरे भाई भतीजे हैं, तो मैं उनके लिए काम करूंगी। अब मैं अपना जीवन की एक एक बूंद, एक एक मेरे खून का बूंद कि मेरे इस प्रदेश के काम आएगा, और देश के काम भी आना चाहिए, प्रदेश के काम भी आना चाहिए। और आज मैं इतिहास बनाना चाहती हूँ इस उत्तराखंड में, और मैं इतिहास बनाना चाहती हूँ देश में, कि महिलाएं, युवा और लड़कियां मुझसे सीखें कि संघर्ष क्या होता है। अगर हम औरतों ने छा लिया, झांसी की रानी भी एक औरत थी जिसने पीठ में मात कर अपने बच्चे को, छोटा सा तो बच्चा था उसका, उसने पीठ में मात कर अपना युद्ध किया था, तो वो भी तो एक महिला थी, उसका भी तो परिवार था। तीलू रोतली जैसी महिला ने 7 युद्ध किए। तो आज हम सब महिलाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब तीलू रोतली हैं, हम लोगों को ताकत सिर्फ, हम सब महिलाएं वही झांसी की रानी की खून की महिलाएं हैं, और हम में भी वही जज्बा होना चाहिए, और वही जज्बा होना चाहिए, वही होगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं, आपने 70 विधानसभा सीटों से लड़ने की बात कही है, कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है आपको? मैडम आप देखते रहिए, अभी तो मेरा दूसरा दिन है। एक दिन पहले दिन में मैंने जब काम किया, जब बेटे को मैं 10 तारीख को छोड़ के आई हूँ, 10 इसी तारीख को, और आज कितनी तारीख हो गई है, नहीं 10 नहीं, 2 तारीख को छोड़ के आई हूँ। 10 दिन भी हुए हैं मुझे, और 10 दिन में मैंने आज एक रैली की, उधर गढ़वाल की महिलाएं बुलाई, और दूसरा दिन मेरा आज है ये, जिसके मैंने पूरा कुमाऊं कवर किया है। और अब देखते जाइए, अभी तो मेरे पे 6-7 महीने हैं, कम से कम 200 दिन है, और 200 दिन में मैं 70 के 70 सीटों पे जाऊंगी, और हर विधानसभा में जाऊंगी, 70 सीट लड़ूंगी, और 70 के 70 सीट जीतूंगी, और निश्चित जीतूंगी। अगर मैं महिला और युवाओं की और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लड़ाई लड़ रही हूँ, बेरोजगारों को लेकर लड़ाई लड़ रही हूँ, और आज युवा बच्चे जो हमारे प्रवासी, मेरा पहला मकसद है कि मेरा युवा का प्रवासी बाहर से वापस आए। दूसरा मकसद है हमारी महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा मिले। तीसरा मकसद है जितनी हमारी भोजन माताएं वो है, क्या कहते हैं, आंगनबाड़ी जो हमारी कार्यकर, उनकी तनख्वाहें बढ़े, उनको उचित मानदेय मिले, और उनको कम से कम मनरेगा के बराबर पैसा मिलना चाहिए, और यही मेरी लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ भावना पांडे, जिनका कहना है कि वो 70 की 70 विधानसभा सीटों पर न केवल चुनाव लड़ेंगी, बल्कि जब बहुमत आएगा, जब परिणाम सामने आएंगे, तो उसमें जीत भी दर्ज करेंगे। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई जो है वो युवाओं को लेकर के है, और युवाओं की लड़ाई में वो जीत जरूर दर्ज करेंगी। हमारे साथ बने रहिए, और प्रतिपक्ष संवाद द अदर साइड में एक नई शख्सियत के साथ जल्द मौजूद होगा। तब तक के लिए देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।